और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के मशहूर बिट्टा कराटे केस की आइंदा समाअत अब 10 मई को होगी। इस मामले में समाअत आज होना थी, लेकिन केस की समाअत कर रहे जज छुट्टी पर होने की वजह से सुनवाई मौखर की गई है। जारिया साल 30 मार्च को ये मामला अदालत के सामने उठाया गया था। कश्मीरी पंडित सतीश टिक्कू के कत्ल के 31 साल बाद केस पर समाअत का अमल शुरू हुआ है। यानी सतीश टिक्कू के अहल खाना ने अदालत से रुजू किया है। 1990 की दहाई में कश्मीरी पंडितों के कत्ल पर जारी मुबाहिस की वजह से सबकी तवज्जो इस केस पर मरकूज हो चुकी है। महाराज कृष्ण टिक्कू वर्सेस जेके यूनियन टेरिटोरी केस शहीदगंज के पीएसओ ने दायर किया है। कश्मीरी पंडित सतीश टिक्कू के कत्ल के मामले की सुनवाई आज श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होनी थी, लेकिन जज चूंकि मौजूद नहीं थे, वो छुट्टी पे थे, इसलिए इस केस की सुनवाई अब 10 मई को रखी गई है। वहां तब तक के लिए मुलतवी की गई है। 10 मई को अब अगली तारीख लगा दी गई है। मामला ये सतीश टिक्कू के कत्ल का है, जिसमें बिट्टा कराटे को मुलजिम करार दिया गया है और बिट्टा कराटे के जो वकील थे वो वहां पे मौजूद थे, लेकिन शायद ये पहले से जज की छुट्टी की इतला जो सतीश टिक्कू के खानदान वालों का जो वकील है उनको शायद दी गई थी, इसलिए वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे। अगली तारीख 10 मई को रखी गई है। इस केस को 31 साल के बाद खोला गया था। पिछली बार इस पे एक दरखास्त आई थी सतीश टिक्कू जो मकतूल है उसके घर वालों की तरफ से, और उसके बाद आज 16 तारीख को उन्हें डॉक्यूमेंट्स देने के लिए कहा था। एक सही तरीके से नुमाइंदगी की बात की गई थी जो आज होनी थी, लेकिन आज चूंकि जज छुट्टी पे थे, इसलिए अब इसकी तारीख जो अगली तारीख 10 मई को दी गई है। जहांगीर अजीज के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। एक और अहम खबर, झारखंड के साहबगंज टेंडर घोटाला मामले में ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अपनी जांच शुरू कर दी है। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इसकी तफसीलात फराहम कर रहे हैं। साहिबगंज टेंडर घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और इस मामले में जल्द ही कई लोगों से पूछताछ होगी। अगर इस मामले की बात करें तो साहिबगंज के बरहरवा जो इलाका है वहां पर साल 2020 में एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था और उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने उस मामले में पीएमएलए एक्ट के तहत मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जिस तरह से अगर टेंडर घोटाले की अगर बात करें तो जिस तरह से टेंडर घोटाले में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा था, कई लोगों पर संगीन आरोप लगे थे और साल 2020 में जिस तरह से मामला रजिस्टर्ड किया गया था तो उसी मामले को टेक ओवर करके उसमें पीएमएलए एक्ट जोड़ा गया है और उस मामले में ईडी की टीम तफ्तीश जैसे जैसे शुरू कर रही है उसमें कई महत्वपूर्ण जो जानकारियां मिल रही हैं। शायद इसी का तकाजा है कि 18 तारीख को इस मामले में जो मुख्य शिकायत करता है उसे रांची स्थित ईडी दफ्तर में बुलाया जाएगा और वहां बुला करके इस मामले की पूछताछ की जाएगी। पूछताछ कई मायने में की जाएगी कि किस तरह से टेंडर घोटाले में फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया, किस तरह से इस मामले में कई लोगों की भूमिका है। निश्चित तौर पर इस मामले में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और जिस तरह से शुरुआती जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था उस एफआईआर में झारखंड के एक मौजूदा एक मंत्री का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही कई जो बड़े जो अधिकारी हैं उनका नाम भी इस मामले में शामिल है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से आलमगीर आलम का नाम जो एक मंत्री हैं उनका नाम शामिल है, उनसे भी बाद में पूछताछ हो सकती है, लेकिन शुरुआती जो पूछताछ होगी वो होगी शिकायतकर्ता से। इसके साथ ही उस मामले से जुड़े हुए कई जो सरकारी अधिकारी हैं उनसे पूछताछ होगी। उसके बाद अगर जांच एजेंसी को लगेगा तो निश्चित तौर पर इस मामले में जो मंत्री हैं आलमगीर आलम उनसे भी इस मामले पर विस्तार से पूछताछ की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गिरी के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 ईडी मुख्यालय। एक और अहम खबर पंजाब से। पंजाब की आम आदमी पार्टी हुकूमत ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने का अपना इंतखाबी वादा पूरा कर दिया है। हुकूमत ने सार्फिन को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया है। इस मामले पर वज़ीर आला भगवंत मान ने आज ऐलान कर दिया। वाज़ेह है कि पंजाब में इंतखाबी तशहीरी मुहिम के दौरान आपने बिजली को सबसे अहम मुद्दा बनाया था। मुफ्त बिजली की स्कीम आपका पंजाब के अवाम से पहला इंतखाबी वादा था जो अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल जून में किया था। पंजाब असेंबली इंतखाबात में आपने 117 में से 92 सीटें जीतकर इख्तिदार पर कब्जा जमाया। 1 जुलाई 2022 ਤੋਂ पंजाब ਦੇ हर परिवार ਨੂੰ 300 यूनिट पर मंथ
ਜਾਣੀ कि 300 यूनिट एक महीने की फ्री बिजली मिलूगी तो 2 महीने का 600 यूनिट हो गया। ਜਿਹੜੇ SC परिवार ने, BC परिवार ने, BPL परिवार ने ਜਾਂ फ्रीडम फाइटर ने, उन्होंने पहला 200 यूनिट ਜਿਹੜਾ ਉਹ फ्री मिलते सी, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी 300 यूनिट पर मंथ बिजली मिलूगी। आरजेडी रुकने पार्लियामान मनोज झा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है और इस बातचीत में उन्होंने बिहार के बोछा ज़िमनी असेंबली इंतखाब के नताइज के तहत आरजेडी की सबकत पर कहा कि यही ज़मीनी हकीकत है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता मनोज झा से। सर, बोचहा विधानसभा उपचुनाव काफ़ी नज़रें टिकी हुई थी सबकी, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस संकेत को? ये संकेत ज़मीन से तो बहुत पहले मिल रहे थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के निर्देशानुसार बहुत व्यापक वैचारिक राजनीतिक तब्दीलियां की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने। उसके कुछ संकेत बीते जो MLC का चुनाव हुआ स्थानीय निकाय का, उसमें दिखे थे। लेकिन ये संकेत की जो बढ़ोतरी कहते हैं ना, ये संकेत एक बड़े सिग्नल के रूप में पूरे बिहार को दिख रहा है। और आप देखेंगे कि महज एक अभी तो करीब 14,000 वोटों से आगे हैं, ये जीत बड़ी होगी और एक संदेश भी जाएगा कि आप ये निकेन प्रकारेण बिहार में जनादेश को आपने शासनादेश से दबाया था, लेकिन जनादेश का दबाव झेल नहीं पाएंगे, चाहे भाजपा के लोग हों या जदयू के लोग हों। जिस तरह से मुकेश सहनी की पार्टी का जो है, उनके 3 विधायकों का विलय बीजेपी में करा दिया गया, उसका मुकेश सहनी अलग चुनाव लड़े, उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया, आपको लगता है उससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा? देखिए, मेरा सीधे तौर पे मानना है कि मुकेश सहनी जी हमारी पार्टी से गठबंधन के ठीक एन वक्त निकल के गए थे। उन्हें अब ये रियलाइज़ करना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल उनकी स्वाभाविक धारा है। लालू जी ने सर्वप्रथम मल्लाह कम्युनिटी के लिए और एक व्यापक स्तर पे उन्होंने पहलकदमियां ली थी, उस धारा के खिलाफ चले गए। और देखिए क्या किया उनके साथ, लील लिया उनको, उनके विधायकों को अपने में शामिल कर। ये जो पॉलिटिकल मोरालिटी का क्वेश्चन है ना, ये भाजपा पे अब लागू नहीं होता। मुझे तो कहीं ना कहीं अंदेशा है कि अगर नीतीश जी ने वक्त रहते सही फैसला नहीं लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके विधायकों के साथ भी कोशिश करे भाजपा वही करने की जो उन्होंने मुकेश सहनी जी के साथ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा। कैमरामैन प्रहलाद के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में लिखे अपने मजमून में नफरत अंगेज तकारीर और मुल्क के मौजूदा हालात को लेकर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया है। हिंदू मुस्लिम मसले पर सोनिया गांधी ने लिखा कि ये मसला नफरत और तकसीम का वायरस है। ये मसला बदएतमादी को गहरा करता है, बहस को रोकता है, एक मुल्क और बहैसियत कौम की शक्ल में हमें नुकसान पहुंचाता है। सोनिया गांधी ने पूछा है कि क्या हिंदुस्तान को मुस्तकिल पोलराइजेशन की हालत में रहना है। सोनिया गांधी के मुताबिक हुकूमत चाहती है अवाम ये मान लें कि ऐसा ही माहौल उनके मुफाद में है। कांग्रेस सदर ने मरकज़ पर हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाते हुए शरपसंद ताकतों की हर तरह की हौसला अफजाई करने का भी इल्ज़ाम लगाया। सोनिया गांधी ने अपने मजमून में मजीद लिखा कि वज़ीर आज़म ये तो मानते हैं कि हिंदुस्तान कसरत में वहदत का मुल्क है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसे तकसीम करने की कोशिश की जाती है। सोनिया गांधी के मुताबिक आज हमारे मुल्क में नफरत, तासुब, अदम बर्दाश्त और झूठ का राज है। अगर अब भी हमने इसे नहीं रोका तो आने वाले वक्त में इतना नुकसान होगा कि हम इसकी तलाफी नहीं कर सकेंगे। मुल्क में कोरोना मामलों में लगातार कमी आ रही है। महकमा सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 975 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात करें तो इस दौरान 4 अफराद की कोरोना से मौत हुई, जबकि इसी अरसे में 796 मरीज कोरोना से शिफायाब हुए। फिलहाल 11,000 से ज़ायद एक्टिव मामले पाए जाते हैं। कोरोना से बचाव के लिए अब तक मुल्क भर में 186 करोड़ से ज़ायद टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं एहतियाती इक़दाम इख्तियार करने की आवाम से लगातार अपील भी की जा रही है। वहीं दिल्ली में कोरोना है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब हर रोज़ कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया का कहना है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है।
सिसोदिया के मुताबिक केसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन हालात काबू में है। जराये के मुताबिक इन दिनों दिल्ली में कोरोना गाइडलाइन से मुताल्लिक जिस तरह की रियायत दी गई है उसे भी वापस लिया जा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में कोविड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 350 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि केस बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है और अस्पताल जाने की अभी लोगों को जरूरत नहीं पड़ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में बच्चे भी पॉजिटिव पाए गए हैं। करीबन 15 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं और सरकार इस पर पूरी निगरानी बनाए रखे है। और आपको बता दें कि 20 अप्रैल को एक अहम बैठक होने जा रही है डीडीएमए की। जिस तरीके से दिल्ली में कई सारी रियायत दी गई थी, मास्क ना लगाने पर जो पेनल्टी हटा दी गई थी, तो ऐसा माना जा रहा है कि डीडीएमए की बैठक में जो रियायतें दी गई थी, जो रियायत दी गई थी, उस पर कुछ और फैसला लिया जा सकता है। यानी कि दोबारा से दिल्ली में रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। पॉजिटिविटी रेट जो है वो करीबन 4% के करीब पहुंच गया है। तो ऐसे में थोड़ी सी चिंता वाली बात जरूर है। हालांकि लोगों से अपील की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि 20 अप्रैल को होने वाली डीडीएमए की बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ज़िमनी इंतखाबात के ताल्लुक से अहम खबर आपको दे दें। मगरिबी बंगाल में फिर चला दीदी का जादू। इसी तरह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कांग्रेस कर सकती है बड़ा उलटफेर। आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा आगे चल रहे हैं। बालीगंज असेंबली सीट पर टीएमसी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो को सबकत हासिल है। कोल्हापुर शुमाल पर कांग्रेस उम्मीदवार को फैसला कुन सबकत हासिल है। और छत्तीसगढ़ के खीरागढ़ में कांग्रेस, वहीं बिहार की बोचाहा पर आरजेडी आगे चल रही है। तो ज़िमनी इंतखाबात मुख्तलिफ रियासतों से नतीजे आने शुरू हो गए हैं और मगरिबी बंगाल में फिर चला दीदी का जादू। वहीं छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कांग्रेस बड़ा उलटफेर कर सकती है। आसनसोल की अगर बात करें तो आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा आगे हैं। बालीगंज असेंबली सीट पर टीएमसी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो को सबकत दिखाई है। कोल्हापुर शुमाल पर कांग्रेस उम्मीदवार को फैसला कुन सबकत है। छत्तीसगढ़ के खीरागढ़ में कांग्रेस और बिहार की बोचाहा पर आरजेडी आगे है। मध्य प्रदेश से अहम खबर। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के मौके पर 10 अप्रैल को हुए फिरक़ेवाराना तशद्दुद की पीएफआई कनेक्शन महकमा दाखिला ने इसकी जांच शुरू कर दी है। महकमा दाखिला के जरिए खरगोन तशद्दुद में सिर्फ पीएफआई फंडिंग की जांच नहीं की जा रही, बल्कि इसमें जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश के कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। गिरफ्तारी से इसका कोई संबंध नहीं है। गिरफ्तार होना अलग प्रक्रिया है और बुलडोजर चलना वो अलग प्रक्रिया है। वो अतिक्रमण के हैं, बिना अनुमति के हैं, नियम प्रक्रिया के तहत है। खरगोन में पीएफआई का कुछ उसमें रिलेशन देखने को मिला है क्या फंडिंग से संबंधित? जो 4-5 विषय, चाहे सूफा का हो, चाहे पीएफआई का हो, चाहे जेएमबी वाला हो, ये सारे कनेक्शन अभी जांच के विषय हैं। अभी कुछ कहना जल्दबाजी हो जाएगा, निर्णय पे अभी आई नहीं। गाजियाबाद के सरहदी इलाके थाना लोनी में दिन दहाड़े शरपसंदों ने एक नौजवान को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। हमला करने वाले शरपसंदों का वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। वहीं जख्मी शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस इस मामले की हर जाविये से तफ्तीश कर रही है। इस मामले पर हमारे नुमाइंदे ने गाजियाबाद के एसएसपी मोनीराज से खास बातचीत की।
गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। इस घटनाक्रम पर गाजियाबाद एसएसपी मुनिराज जी से बात करते हैं। सर, आखिरकार क्या घटनाक्रम हुआ है कि इस दिन दहाड़े ही बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया? सुबह सुबह पुलिस को सूचना मिला था लगभग 8:45 बजे के आसपास। एक युवक का अपना जिम करके बाहर निकल रहा था। उस समय 2 लोग मोटरसाइकिल में आके उनको गोली मारे से सूचना मिला। तुरंत पुलिस मौके पर जाके पता किया है। वो आदमी दूध का कारोबार करता था और ब्याज का भी काम करता था। वो जिम करके बाहर निकलते तो 1-2 लड़के आके मोटरसाइकिल से आके गोली मारा है। गोली मारने के बाद हम लोग भाग गया है और वो तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में वो एडमिट है, उनका भी इलाज चल रहा है। अभी तो क्रिटिकल से बाहर है, अभी उनके इलाज चल रहा है और अभी उनसे पता करवा रहे हैं उनका क्या पुराना रंजिश है और कोई दुश्मनी है, इसके बारे में पता कर रहा हम लोग। और हमने टीम गठित कर दिया हूँ जल्दी केस वर्कआउट करने के लिए। हमारा एसपी आ रहे हैं और एसपी क्राइम के नेतृत्व में ये टीम गठित कर चुका हूँ। हमारी टीम वहाँ काम कर रही है और पूरा भी इसका घटना का कौन किया हुआ और कोई दुश्मनी है क्या, हर एंगल में हम जांच कर रहा हूँ। जल्द से जल्दी केस खुलासा करूँगा। लगातार पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है, आप भी दिन रात सड़कों पे हैं और पुलिस भी है, तो अपराध पर नियंत्रण के लिए क्या और नई रणनीति तैयार की जा रही है? नहीं, हम लोग यहाँ पे एक्चुअली बहुत क्रिमिनल्स भी है और साथ साथ यहाँ हमारा जनपद एनसीआर से छटा हुआ जनपद है। वो अभी जो घटना अभी दिल्ली और गाजियाबाद के एकदम बॉर्डर पे हुई थी। दोनों तरफ से, एक तरफ दिल्ली एक तरफ गाजियाबाद, दूसरी तरफ बॉर्डर में घटना हुई है। ये लगातार यहाँ पे हम लोग चेकिंग कर रहे हैं और साथ साथ हम हमारी टीम भी काम कर रही है। अभी हम और एक काम कर रहे हैं हम लोग लगातार, जो कितना भी पुराना क्रिमिनल्स है उसका पूरा क्रिमिनल हिस्ट्री निकाल के उनका पुराना क्राइम का सबका ट्रायल करा के उनको जल्दी से जल्दी औलाद के अंदर उनका पनिशमेंट देने के लिए हमारा एक योजना चल रहा है। और साथ साथ आजकल कितना भी नया क्राइम हुआ, मैक्सिमम नया क्रिमिनल्स भी बहुत दिखाना पड़ा हम लोग का, उनके भी हम लोग कार्य करें। आपको कल का भी दिखाई पड़ा होगा, हमने एक अच्छा साथी गैंग को पकड़ा है। वो उन लोग पहले भी बहुत क्राइम किया था, बहुत सुपारी किलिंग वगैरह किया है और साथ साथ उनके साथ 5 क्रिमिनल्स अपराधी हमने गिरफ्तारी किया। उनके साथ 5 अवैध असला भी रिकवरी किया है, बहुत कार्टेज भी भारी मात्रा में कराया। तो इस तरह का लगातार काम हो रही है। पिछले 10 दिन से कई क्रिमिनल्स के जेल भेज दिया मैंने और ये जल्दी से जल्दी जनपद में और अच्छी तरीके जो कितना भी साथी अपराधी है सबके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी होगा। ये क्राइम में रुकावट आएगा पक्का। गाजियाबाद एसएसपी मुनिराज जी हमारे साथ थे। लगातार अपराध नियंत्रण को स्कीम बनाई जा रही है, योजना तैयार की जा रही है और जो आज घटना हुई है उस पर भी टीम गठित कर दी गई है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। और इस वक्त की बेहद अहम खबर, दिल्ली में सोनिया गांधी की रहायशगाह पर अहम मीटिंग जारी है। इंतखाबी मंसूबे साज प्रशांत किशोर इस मीटिंग में मौजूद हैं और खबरें यही हैं कि प्रशांत किशोर बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी और पार्टी के दीगर सीनियर लीडर भी इस अहम मीटिंग में मौजूद हैं। तो अहम खबर, दिल्ली में सोनिया गांधी की रहायशगाह पर कांग्रेस की अहम मीटिंग जारी है और प्रशांत किशोर इस मीटिंग में मौजूद हैं। खबरें हैं कि प्रशांत किशोर बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी और पार्टी के दीगर सीनियर लीडर भी इस मौके पर मौजूद हैं। तो प्रशांत किशोर इंतखाबी मंसूबे साज बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लगातार इस अहम खबर की तफसीलात पर हमारी नजर बनी हुई है। अहम खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर एमएनएस की सियासत जारी है। आज मुंबई में हनुमान जयंती के मौके पर मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ा गया। हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने एमएनएस लीडर संदीप पांडे से खास बातचीत की। मनसे की महाआरती होने वाली है पूना में और साथ ही मुंबई के कई इलाकों में महाआरती की जा रही है। हमारे साथ संदीप देशपांडे हैं, मनसे के सचिव। ये बताइए, आज लगातार आरती इससे पहले भी हुई, लेकिन इस बार क्यों राजनीति इस पूरे मामले में छिड़ गई है? ठीक है, मुझे तो समझ में ना, हम तो हर साल आते हैं। अभी पिछले 2 साल नहीं आए थे क्योंकि कोरोना का समय था, लेकिन हम तो हर साल इसी मंदिर में आते हैं आरती करने के लिए। तो लोगों को अलग क्यों लग रहा है मुझे पता नहीं। लगातार जिस तरह से आप चेतावनी दे रहे हो 3 तारीख को लेकर, महाआरती की बात कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है और साथ ही उन्हें नोटिस भी दी गई है। नहीं, ऐसे नोटिसों को हम डरते नहीं है। आप मेरे घर पे आके देखिए, पूरा कपाट भर के नोटिस है। तो ऐसे नोटिसों को हम डरते नहीं है, एक नंबर। दूसरी बात, पुलिसों का काम है नोटिस देना,
लेकिन मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। अंदर की बात ये है कि पुलिस हमारे साथ है। जिस तरह से देखा गया कि आप लोगों ने आरती का ऐलान किया, उसके बाद शिवसेना की तरफ से भी महाआरती का ऐलान किया जा रहा है, अब एक पूरी राजनीति आरती भी दिखाई दे रही है। नहीं, हमारा ये कार्यक्रम तो तय था। अगर शिवसेना भी महाआरती करना चाहती है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन पवार साहब की क्या उन्होंने परमिशन ली है इसके लिए, ये सवाल पैदा हो। आपकी बयानबाजी से कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के कई लोग नाराज हैं। उनका साफ तौर पे कहना है, कुछ लोग तो आप सामने आके कह रहे हैं हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, हमने ये बात की है कि कानून व्यवस्था जो है, कानून जो बनाया गया है, उस कानून को इम्प्लीमेंटेशन करें। अगर इसमें किसी को आपत्ति है तो मुझे लगता है वो गलत है। दूसरी बात, हम हमारा संरक्षण करने के लिए हम समर्थ है। इसके बावजूद अगर कोई हमारे कार्यकर्ता को छूने की कोशिश करेगा तो पूरे महाराष्ट्र में तांडव होगा और उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार इस पे तुरंत जो कानूनी कार्रवाई हो करे। इफ्तार पार्टी बंद करके लोग नहीं, आज जो राष्ट्रवादी ने इफ्तार पार्टी रखी है, अगर वो महाआरती करेंगे तो उनको भी सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा। जबरदस्ती किसी के ऊपर अपना धर्म नहीं चोपना चाहिए, ना हिंदुओं के ऊपर ना मुसलमानों के ऊपर। हमसे बात करने के लिए संदीप देशपांडे, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि जिस तरह से महाआरती रखी गई है, इस पर किसी तरह का कोई राजनीति नहीं है, लेकिन अगर कोई राजनीति करता है और उनके कार्यकर्ताओं को छेड़ता है तो उसका कहीं ना कहीं असर पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। मुंबई से सरोज जलाल के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18।